जादुई अदरक। अरे हाँ राम, तू मेरे पैसे चुकाने नहीं आया? सेठ जी, अभी पैसे नहीं है। मैं जल्द ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा, मैं वादा करता हूँ। सेठ की नजर खेत में रखी अदरक पर पड़ती है। अरे वाह, अदरक तो बहुत बढ़िया है। चलो लड़कों, इसी को बोरियों में भर कर ले चलो। इस अदरक को ही बेचकर सारा कर्ज वसूल किया जाएगा अब तो। सर्दियों का समय था। लोगों का ठंड के कारण घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। राम जो एक किसान था, वो अपने खेतों में खूब मेहनत करता था। राम अपने खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाता था और उन्हें गांव में घर घर जाकर बेचता था और उसी से उसका गुजारा चलता था। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। अरे बहन जी, मशरूम लेकर आया हूँ। आप कई बार बोल भी चुकी थी ना, तो आज मैं मशरूम लेकर आया हूँ। हाँ भैया, मुझे 1 किलो मशरूम दे दो और 1 किलो मटर भी कर दो। और सुनो, अदरक भी लाए हो क्या? अरे नहीं बहन जी, अदरक तो नहीं लाया। भैया, अब तो सर्दियां भी शुरू हो गई हैं, अदरक भी ले आना। ठीक है बहन जी, मैं कुछ ही दिनों में अदरक भी रखूंगा। आप अगली बार जब भी मुझसे सब्जी लोगी तो आपको अदरक जरूर मिलेगी। उसके बाद राम आगे बढ़ जाता है और अपनी सब्जियां बेचता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। अरे अशोक भाई, अदरक है क्या? अरे नहीं भाई साहब, आज तो नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते तक मैं अपने खेत से अदरक निकालना शुरू कर दूंगा। फिर आपको ताजा अदरक मिल जाएगा, जितना मर्जी ले लेना। हाँ हाँ, ले आना। मेरी माता जी को सर्दियों में अदरक की सब्जी खाना बहुत पसंद है, और वो भी तुम्हारी खेत की देसी खाद में तैयार हुई होगी, तो बात ही क्या है। उस दिन राम को बहुत ही ग्राहकों ने अदरक के लिए टोका था। वो आदमी सब्जी लेता है और अपने घर चला जाता है। राम भी पूरा दिन सब्जियां बेचकर शाम को अपने घर आता है। कमला, आज बहुत लोगों ने अदरक के बारे में पूछा था। मैं सोच रहा हूँ कि इस हफ्ते ही अदरक की फसल निकाल लेते हैं। लगता है इस बार अदरक की अच्छी बिक्री हो जाएगी। सर्दियों में लोग अदरक खाना खूब पसंद करते हैं। अदरक बेचकर अच्छे पैसे आ जाएंगे, तो इस साल चांदनी के लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। आपने ना बहुत सही किया जो इस बार अदरक उगा दी। बस चांदनी की शादी हो जाए तो हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। तभी राम को बाहर से कोई आवाज लगाता है। राम बाहर आता है तो बाहर सेठ और उसके कुछ आदमी आए हुए थे। आइए सेठ जी, मैं तो खुद आपके पास मिलने आने ही वाला था। अरे मुझे सब पता है, तू मुझसे मिलने नहीं आने वाला था। मुझे ही तेरे पास आना पड़ता है। बात सुन, अब मैं और कर्ज नहीं रोक सकता। मुझे मेरे सारे पैसे लौटा। लेकिन सेठ जी, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। उसमें मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। अरे तू मेरे 10,000 रुपए वापस कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। पर सेठ जी, मैंने तो आपसे 5,000 रुपए लिए थे। आ, अब उसके साथ ब्याज भी तो जुड़ेगा। सेठ जी, मैंने तो आपसे 1 साल की मोहलत मांगी थी। अभी तो कर्ज देने के लिए मेरे पास 5 से 4 महीने का समय बाकी है, और मेरे पास अभी इतने पैसे भी नहीं है। सेठ जी, मैं इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे करूंगा? अरे मैं कुछ नहीं जानता, तू कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। ऐसा बोलकर सेठ और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। तभी राम के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सेठ के सारे पैसे चुका सके। 2 दिन के बाद राम और उसकी पत्नी खेत से अदरक की फसल निकाल रहे थे कि तभी सेठ अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। अरे हाँ राम, तू मेरे पैसे चुकाने नहीं आया? सेठ जी, अभी पैसे नहीं है। मैं जल्द ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा, मैं वादा करता हूँ। सेठ की नजर खेत में रखी अदरक पर पड़ती है। अरे वाह, अदरक तो बहुत बढ़िया है। चलो लड़कों, इसी को बोरियों में भर कर ले चलो। इस अदरक को ही बेचकर सारा कर्ज वसूल किया जाएगा अब तो। मालिक, ऐसा ना कहो। ये अदरक बड़ी मुश्किल से मैंने उगाई है। अगर ये आपने ले लिए तो मैं क्या करूंगा? मेरी 2 से 3 महीने की मेहनत है। सेठ जी, ये मैं थोड़े थोड़े पैसे आपके लौटा दूंगा, मैं वादा करता हूँ। चलो चलो चलो, जल्दी से सारी अदरक को बोरियों में भर लो।
राम सेठ के पैरों में गिर जाता है। सेठ जी, मुझ गरीब पर दया कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सेठ जी। अरे अरे अरे, दूर हटो मुझसे। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, आप इसे ले जाओगे तो हम लोग क्या खाएंगे? अरे ये सब तो उधारी लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। मत लेकर जाओ, छोड़ दो सेठ जी, ये हमारी मेहनत है। सेठ का एक आदमी एक डंडा उठाकर कमला के सर पर मारता है। कमला, कमला तुम ठीक तो हो ना? कमला के सिर से खून निकल रहा था। वो दोनों बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन सेठ और उनके आदमी दोनों की एक नहीं सुनते और सारा अदरक बोरियों में भरकर ले जाते हैं। गांव के सब लोग भी ये सब देख रहे थे, लेकिन सेठ के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन राम और कमला खेत में बैठे अपनी किस्मत को कोस रहे थे। घर में चांदनी को सारी बात का पता चलता है, तो वो भागी भागी खेत में आती है। माँ, बापू, ये सब क्या हो गया? सब कुछ बर्बाद हो गया बेटी। चलो, घर चलो। चांदनी अपने माता पिता को घर पर लेकर आती है। चांदनी भी अपने माता पिता को चिंता में देखकर बहुत दुखी थी। माँ, बापू, चलो कुछ खा लो, मैंने ना दाल चावल बनाए हैं। चांदनी सबको दाल चावल देती है। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा खटखटाती है। कोई है क्या? इस बूढ़ी अम्मा को कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। दाल चावल तो इतने ही थे और पतीले में और दाल चावल भी नहीं है। बिटिया, एक काम कर, मेरी थाली उठाकर उस अम्मा को दे दे। लेकिन बापू, अभी तो आपने कुछ भी नहीं खाया, ये चावल आप उनको दे दोगे तो आप भूखे रह जाओगे ना, और घर में चावल भी नहीं है। बेटा, चांदनी, किसी को ऐसे द्वार से खाली लौटाना ठीक नहीं है, तो उन्हें ये देकर आ, मैं और तेरे बापू एक ही थाली से खा लेंगे। चांदनी दाल चावल बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए देती है। अम्मा वहीं द्वार पर बैठकर भोजन करने लगती है। अम्मा, आप ये खाना खाओ, मैं तब तक आपके लिए पानी लाती हूँ। सुनो जी, थोड़े चावल मेरे से भी ले लो, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है कमला, तुम खाना खाओ। ऐसे भूखे रहकर आप खुद को सजा क्यों दे रहे हो? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान भी हम जैसों का साथ नहीं देता कमला। तुमने देखा ना, ये बड़े लोग हमें कैसे गाय भैंसों की तरह समझते हैं। तुम्हारे सर पर देखो कितना बड़ा घाव कर दिया। पता नहीं अब क्या होगा। अगर उसे बाकी पैसे नहीं दिए तो वो हमारा घर भी हमसे छीन लेगा। मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? बस करिए ना, इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा था इस बार अपनी बेटी के हाथ पीले कर देंगे, पर मुझे क्या पता था कि सेठ मेरे साथ ऐसा करेगा। अब तो फसल उगने में भी 2 से 3 महीने लग जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बूढ़ी अम्मा खाना खाते खाते उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने आज मुझे भरपेट खाना दिया है। जीते रहो बेटा, और सुनो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। और उस रात बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश होती है, जिससे सब तरफ पानी ही पानी हो गया था। अगली सुबह जब राम उठा तो उसने देखा कि उसके घर के बरामदे में एक झोली पड़ी थी। अरे, ये झोली किसकी है? लगता है वो अम्मा अपनी झोली यहीं भूल गई है। राम उस झोली को उठाता है और वो देखता है कि उसमें एक अदरक थी। अदरक? अगर कल वो सब नहीं हुआ होता तो हमारा ये घर आज बहुत सारी अदरक से भरा हुआ होता और हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती। राम का ऐसे बोलते ही उसके घर में अदरक ही अदरक आ जाती है। अरे, ये क्या? इतनी सारी अदरक कहाँ से आ गई? कमला, चांदनी, जल्दी बाहर आओ। कमला और चांदनी जैसे ही बिस्तर से उठती हैं, तो उनके कमरे में भी अदरक ही अदरक पड़ी हुई थी। हे भगवान, ये सारी अदरक आप कहाँ से लेकर आए हो? क्या अंदर भी अदरक है?
राम ये देखकर हैरान था। ये सब क्या हो रहा है? तभी झोली से अदरक निकलकर बाहर आ जाता है। मैं एक जादुई अदरक हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। उस अम्मा ने मुझे यहाँ भेजा है और उन्होंने कहा था कि इन्हें जो भी चाहिए वो सब दे देना। आप बोल रहे थे ना कि अगर सब ठीक होता तो आपके घर में बहुत सारी अदरक होती, इसलिए मैंने आपका घर अदरक से भर दिया है। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जादुई अदरक। तुम नहीं जानते कि तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। ये तो मेरा काम है, अच्छे लोगों की मदद करना। अब तुम इस अदरक को बाजार में बेच सकते हो और अपने खेतों में भी उगा सकते हो। ये अदरक तुम्हें बार बार उगाना नहीं पड़ेगा। एक बार खेत में बोने के बाद तुम इसे बार बार काट सकते हो। अच्छा, तो अभी मैं चलता हूँ, अम्मा मेरी राह देख रही होगी। लगता है किसी और की मदद करने का समय आ गया है। ऐसा बोलकर वो अदरक झोली से उड़ता उड़ता वहां से चला जाता है। अब राम कुछ अदरक बेचने बाजार जाता है, जहां वो लोगों की बातें सुनता है। अरे भाई, रात को तो बवाल ही हो गया। अचानक इतनी तेज आंधी आई कि सेठ के घर पर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया और सब कुछ तबाह हो गया। राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब अचानक कैसे हो गया। हो ना हो, ये सब उसी जादुई अदरक का किया हुआ है। अब राम उस अदरक को बहुत अच्छे दाम में बेचता है और ऐसे ही पैसे कमाता है। उस दिन राम को खूब मुनाफा होता है। राम वही अदरक खेत में भी बोता है। उसके बाद उसके खेत में बहुत अच्छी अदरक होती है। कुछ समय के बाद राम और कमला एक अच्छा सा लड़का देखकर धूमधाम से चांदनी की शादी करते हैं। राम हर बार बहुत सारी अदरक बाजार में लेकर जाता था और हमेशा उसे अच्छा मुनाफा होता था। धीरे धीरे राम और कमला की सारी गरीबी दूर हो जाती है और चांदनी भी अपने ससुराल में चली जाती है, जहां वो बहुत खुश थी। सब लोग चौराहे में आग जलाकर बैठे थे और ठंड से ठिठुर रहे थे। इस बार तो ठंड ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। हाँ भाई, कह तो सही रहे हो। इस साल के मुकाबले पहले कभी इतनी ठंड नहीं हुई। मेरा तो ठंड की वजह से घर से निकलने का मन ही नहीं कहता। ये है तावो गांव। यहाँ इस समय ठंड ने अपना कहर ढाया था। अशोक, जो इसी गांव में पला पड़ा था, वो अपनी एक छोटी सी झोंपड़ी में अपनी पत्नी राधा और बूढ़ी माँ और 2 साल के बेटे दीपक के साथ रहता था। अशोक के पिता को गुजरे अभी 1 साल ही हुआ था कि उसके बड़े भाई सूरज ने धोखे से घर और जमीन अपने नाम करवा ली और अशोक को घर से निकाल दिया। अब अशोक अपने परिवार के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। एक रात का समय था। जी, आज तो बहुत ठंड है। ठंड से हाथ पैर जम रहे हैं। ये रजाई तुम दोनों ओढ़ लो, मैं कंबल ले लूंगा। ये तो फटा हुआ है जी, इसको आप में ठंड लगेगी। बेटा, तू मेरे वाली रजाई ले ले, मुझे अपना कंबल दे दे। नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आपको ठंड लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। आप आराम से सो जाओ, मैं इस कंबल में ही सो जाऊंगा। रात को सब सो जाते हैं, लेकिन अशोक को पूरी रात नींद नहीं आई। ठंड के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगली सुबह, राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ। सेठ ने आज जल्दी आने को कहा है। ठीक है जी, आप जाओ, मैं ये काम खत्म करके आती हूँ। आपका डिब्बा आते समय ले आऊंगी। अशोक गांव के सेठ के यहाँ मजदूरी का काम करता था। उसकी पत्नी राधा भी सेठ के घर साफ सफाई और घर के बाकी काम करती थी। दोनों पति पत्नी अपने बेटे दीपक को बूढ़ी माँ के पास छोड़कर खूब मेहनत करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। यूं तो हमेशा ठंडी के समय -2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा घट गया था, जिससे ठंड बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से गांव के लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। अशोक खेत में काम कर रहा था। उसके साथ खेत में एक और मजदूर था। दोनों के ठंड से हाथ जम रहे थे। भगवान, ये कैसी लीला है आपकी।
देख रहे हो मदन भाई, इस साल कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंड में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे तो घर से निकलते ही हाथ पैर जमने लगते हैं। तभी वहाँ सेठ आ जाता है और उन दोनों को बातें करते देखता है। ये तुम दोनों क्या टाइम पास कर रहे हो? अभी तक खेत की जुताई नहीं की? जी सेठ जी, काम ही कर रहे हैं। वो क्या है ना, ठंड से हाथ जम रहे हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तो हाथ गर्म रहेंगे। लेकिन तुम तो कामचोर बन गए हो, काम ना करने के नए नए बहाने ढूंढते रहते हो। नहीं सेठ जी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? अशोक और दूसरा मजदूर चुप हो जाते हैं। सेठ के सामने कुछ भी बोलने की उनकी हिम्मत ना थी। इधर राधा भी काम पर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। माँ जी, अब मैं काम पे चलती हूँ। आप अपनी दवाइयाँ समय से खा लेना और अपना और दीपू का ध्यान रखना। बाहर ठंड बहुत है, इसलिए अंदर ही रहना और इसे भी अंदर ही रखना। अगर जरूरत पड़ी तो कुछ सूखा घास रखा है, इसे जला लेना। हाँ हाँ बेटा, तू जा, मैं इसका ख्याल रखूंगी। इतना कहकर राधा भी काम पर निकल गई और खेत में अशोक को डिब्बा देकर सेठ के घर पहुंची। सेठ, जो स्वभाव से बेहद कठोर और क्रोधी था, आग के पास खड़ा हुआ था और राधा को देख चिल्लाते हुए बोलता है। ये कोई समय है काम पर आने का? लगता है काम की कीमत नहीं समझती हो। माफ करना सेठ जी, वो घर पे छोटा बच्चा है और बीमार सास है, इसलिए काम खत्म करने में थोड़ी देरी हो गई। ऊपर से ठंड भी बहुत बढ़ गई है। तो तुम उनके पास ही रहो, यहाँ क्यों आती हो? नहीं नहीं सेठ जी, काम नहीं करूंगी तो अपना परिवार कैसे पालूंगी? हाँ हाँ, दूसरों का नुकसान भले ही हो जाए, लेकिन काम नहीं छोड़ना। अगर ऐसा ही चलने लगा तो मुझे तुम्हारा हिसाब करने में समय नहीं लगेगा। माफ करना सेठ जी, अब से जल्दी आऊंगी। तभी सेठ की पत्नी राधा को बुलाती है। राधा, अंदर आओ, जल्दी से बर्तन कर दो और फिर सारे कपड़े धोने हैं। मैंने बाथरूम का गीजर चला दिया है, तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। जी मालकिन जी, मैं अभी आती हूँ। तभी सेठ गुस्से से फिर बोलता है। गीजर चलाने की क्या जरूरत है? कपड़े तो ये टंकी के पानी से भी धो सकती है। गीजर तो नहाने के लिए लगवाया है। तुम लोगों को पैसे की परवाह भी है? गीजर से पता है कितना बिल आता है? जी, टंकी का पानी तो बहुत ठंडा है, बेचारी इतने ठंडे पानी से कपड़े कैसे धोएगी? अगर सब तुम्हारे भरोसे छोड़ दूं तो तुम सब इन काम वालों पर ही लुटा दोगी। जाओ गीजर बंद करो। राधा गीजर बंद कर बर्तन और कपड़े ठंडे पानी से धोने लगती है। टंकी का पानी हाथ जमाने वाला था। क्यों गुस्सा करते हो आप? बाहर इतनी ठंड है, वो बेचारी यहाँ काम करने आई है, ये क्या कम है? आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आती क्या इनके ऊपर? अरे तुम्हें नहीं समझ आता, ये लोग हमारा फायदा उठाते हैं। इन्हें समय पर सबक सिखाना जरूरी है, नहीं तो हमारे सर पर चढ़कर नाचने लगेंगे और कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। राधा काम करते करते अपने बेटे दीपू के बारे में सोच रही थी। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ, फिर घर चले जाऊंगी। माँ जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से दीपक भी रजाई में रुकता नहीं। माँ भी परेशान हो रही होगी। सुबह से दोपहर हो जाती है। अशोक भी ठंड से कांपते हुए मजदूरी कर रहा था। तभी सेठ वहाँ पहुँचता है। अरे अशोक, काम ठीक से कर रहा है या ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश कर रहा है? मैं मुफ्त खोरी बर्दाश्त नहीं करता, याद रहे। अगर आज काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। नहीं मालिक, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसलिए हाथ पैर जम रहे हैं, लेकिन आपका काम मैं पूरा करके ही जाऊंगा। आप चिंता मत करो मालिक। अशोक के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुबह से ही ठंड में काम करते करते उसके हाथ अकड़ गए थे, लेकिन उसे अपने परिवार के लिए कमाना था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसका सहारा है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतने ठंडे मौसम में भी काम करना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैंने काम छोड़ा तो सेठ मुझे काम से निकाल देगा और घर कैसे चलेगा?
अशोक मन ही मन सेठ को कोस रहा था, लेकिन उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी मजबूरी ने उसे चुप कराकर रखा था। तभी एक आदमी खेत में आता है। अरे अशोक, जल्दी चलो, तेरे घर में आग लग गई है, सब बर्बाद हो गया है। अशोक भागता हुआ घर पहुंचता है। उसकी पूरी झोंपड़ी जल गई थी और उसकी माँ भी आग में झुलस गई थी। ठंड से बचने के लिए इन्होंने आग जलाई और आग अचानक से बिस्तर में लग गई। वो तो पता नहीं कैसे ये बच्चे को लेकर बाहर निकली। लोगों ने मिलकर आग को बुझा दिया, लेकिन अब घर में कुछ नहीं बचा था। माँ, आप ठीक हो ना? आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, मैंने सब जला दिया, सब बर्बाद कर दिया। माँ, कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटा नहीं, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। इतना कहते ही अशोक की माँ की सांसें रुक गई। अशोक और राधा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब उनके साथ क्या हो गया। गांव के लोगों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया और सब अपने अपने घर लौट आए। शाम होते होते ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई थी और सब लोग ठंड से कांपते हुए अपने घरों में जाकर बैठे थे। अशोक और उसकी पत्नी राधा अपने बच्चे को लेकर घर बैठे थे, जो पूरी तरह जल गया था। किसी ने भी उन्हें अपने घर आने को नहीं कहा। सुनो जी, दीपू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। लगता है इसे ठंड लग गई है। अब तो आग जलनी भी मुश्किल है, घर में कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा था काम से लौटते समय कुछ लकड़ियां ले आऊंगी, लेकिन फिर ये खबर मिल गई। तभी दीपू खांसने लगा और उसका चेहरा लाल पड़ गया। जी, दीपू को ठंड लग गई है। ऐसा लग रहा है ठंड अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। चलो मेरे साथ चलो। अशोक राधा और अपने बच्चे को अपने साथ शमशान घाट ले जाता है और अपनी माँ की चिता के पास बैठ जाते हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अशोक और राधा अपने बच्चे को लेकर चिता की आग के पास बैठे थे और अपने बच्चे को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। तीनों वहीं सो जाते हैं। सुबह जब लोग उन्हें वहां देखते हैं तो तीनों को अपने घर लाते हैं। दीपू को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इधर गांव वाले मिलकर उनके लिए एक झोंपड़ी बनाते हैं और उन्हें कुछ गर्म कपड़े भी देते हैं। गांव का सेठ भी अशोक को कुछ पैसे देता है और उसकी मदद करता है। अगले दिन राधा के माँ पिता भी उनसे मिलने आते हैं और गांव वालों से उनकी हालत के बारे में पता चलता है। बेटा, तुमने मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी? मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सब इतनी जल्दी हुआ कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बेटी को खुश नहीं रख सका। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छे बुरे दिन तो सब पर आते हैं, हमें मिलकर उनका सामना करना चाहिए। 2 दिन बाद दीपू भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब अशोक सेठ के घर काम पर जाता है। अरे अशोक, तुम कुछ दिन घर पर रहो, ठंड बहुत ज़्यादा है। इतनी ठंड में काम करना सही नहीं होगा। जब मौसम ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें खुद ही बुला लूँगा। ये लो, तब तक कुछ पैसे रखो, और हाँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। सेठ का बदला व्यवहार देख अशोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुक्रिया सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब गांव वाले सब मिलकर ठंड का सामना कर रहे थे और एक दूसरे की मदद करने लगे। तुम्हारे गांव के लोग तो बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं। हाँ माँ, सब बहुत अच्छे हैं। अगर सब मदद ना करते तो हमारे सर पर ये छत भी ना होती। तभी अशोक घर आता है और राधा को कुछ पैसे और राशन देता है। सेठ ने कुछ पैसे दिए हैं और कहा है जब तक ठंड कम नहीं हो जाती खेत में काम बंद रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अब ठंड में सब अपने अपने घरों में बचकर रहते हैं।